प्यारे बच्चों, मैं के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। 21 मई 2023 को जो MPPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 संपन्न हुई, उसमें हमने अभी तक 80 प्रश्नों को खंगाला है। और 80 प्रश्नों को जब हमने देखा तो उसमें ये पाया कि लगभग 65 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान की टेस्ट सीरीज में थे और उसके मैंने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। और 15 प्रश्न जो नहीं थे उनके बारे में भी स्पष्ट आपको जानकारी दी कि ये प्रश्न टेस्ट सीरीज से नहीं थे। अब शेष बचे 20 प्रश्न, उसको भी हम ले लेते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि पूरी पारदर्शिता के साथ मैं आपको प्रमाण सहित ये बता सकूं कि क्या 100 प्रश्नों में से 80 से अधिक प्रश्न या 80 प्रश्न आए हुए हैं आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान की टेस्ट सीरीज से। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने सेट डी लिया है और सेट डी के 80 प्रश्न हम पहले की वीडियोज़ में दिखा चुके हैं। 80 प्रश्न में से 65 प्रश्न वे हैं जो कि आ चुके हैं टेस्ट सीरीज से और 15 प्रश्न ऐसे हैं जो कि नहीं मिले हैं। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। सेट डी के प्रश्न था कि सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित हुई, या यूँ कहें कि CVC की जो नियुक्ति उसकी सिफारिश की समिति द्वारा की गई थी। आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर है के संथानम समिति। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रश्न टारगेटेड टेस्ट सीरीज के किसी प्रश्न पत्र से था। उत्तर है हाँ। FLT पेपर्स, फुल लेंथ पेपर्स जो कि टारगेटेड टेस्ट सीरीज में शामिल थे, उसमें 40 FLTs बनाई गई थी, जिसमें टेस्ट नंबर 22 पे टेस्ट नंबर 22 निकालिए और प्रश्न क्रमांक 98 देखिए। तो टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT पेपर्स टेस्ट नंबर 22 और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 98 पढ़िएगा। भारत में भ्रष्टाचार निवारण के संदर्भ में ये जो प्रश्न है इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूँ। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भ्रष्टाचार निवारण के लिए किस समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। एज इट इज प्रश्न है, आंसर बी है संथानम समिति। डिटेल पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये पहला सोर्स है। क्या किसी अन्य पेपर से भी ये प्रश्न सॉल्व होता है? तो फिर से आ जाइए। अभी हमने FLT 22 देखा था, अब हम FLT क्रमांक 6 देख रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 33, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6 और इसमें क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर फरवरी 1964 को हुआ। उसके बाद और भी डिटेल है। वर्तमान CVC कौन है ये भी बताया गया है डिटेल्स में। इसका मतलब है कि 81 नंबर क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज से था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। तो 21 मई 2023 को जो पेपर हुआ था आपका MPPSC 2022, उसका सेट डी का 82 नंबर क्वेश्चन प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। आंसर आपको पता है, अनुच्छेद 338। अब क्या ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से था? उत्तर है हाँ। और एक से ज़्यादा सोर्स है हमारे पास। जैसे कि आप लोगों ने सभी ने मैराथन सेशन देखा होगा। मैराथन सेशन में जो क्वेश्चन हम लोगों ने 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4470 पर अगर हम जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैराथन सेशन में क्वेश्चन नंबर 4470 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद 338 है और 338A है और पूछा अनुसूचित जनजाति आयोग गया है यहाँ पर। और जो MPPSC में प्रश्न पूछा गया था वो था अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर 338A है, परंतु हमारे प्रश्न का उत्तर 338 है। डिटेलिंग में आते हैं तो देखिए, अनुच्छेद 338A पर पहुंचने से पहले अनुच्छेद 338 के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन है। उसके बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 338A लाया गया और फिर अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग इकाइयों में विभाजित किया गया, या यूँ कह लीजिए कि उनकी अलग अलग आइडेंटिटी या संवैधानिक आइडेंटिटी स्टेब्लिश की गई। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर इस लाइन से दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्या इस प्रश्न को कहीं और भी देखा जा सकता है? फिर से मैराथन क्लास में चलते हैं।
तो मैराथन सेशन में क्वेश्चन नंबर 4371 पर चलते हैं। मैराथन सेशन निकालिए और उसमें क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4371। ये देखिए 4371, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को गठित करने का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A की बात हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा आप, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान था, किंतु 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 338A लाया गया और अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक करके अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तथा अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की ही व्यवस्था है। पहले अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग दोनों था। 2003 का जो संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से अनुच्छेद 338 लाया गया, 338A लाया गया और उसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन और 82 नंबर दोनों क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। अब 83 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर है डी, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, है ना। क्या ये प्रश्न मिलता है? उत्तर है हाँ। तो सबसे पहले चलिए टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 के टॉपिक वाइज टेस्ट में यूनिट नंबर 10 के जो पेपर थे उसमें टेस्ट नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 95। टॉपिक वाइज टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, टेस्ट नंबर 2 में इस राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाओं वाला टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे तो इसकी डिटेलिंग में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राज्य सूचना आयोग के सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होंगे। ये जो पहली लाइन है और बाकी 3 अन्य कथन भी है वो सत्य है। आंसर डी है आपका यहाँ पर। तो ये जो पहला कथन है ये आपका इस प्रश्न का आंसर क्लियर करता है कि भैया राज्य सूचना आयोग। ध्यान दीजिएगा, एमपीपीएससी ने क्या पूछा था, फिर से लेके चल रहा हूँ आपके पास। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? आंसर था राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, यानी कि पॉलिटिकल व्यक्ति यहाँ पर नहीं हो सकता है। और जो प्रश्न हमने बनाया था वो प्रश्न था कि राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य सूचना आयोग के सदस्य किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होंगे। आप सभी जानते हैं कि राज्य विधानमंडल में, ठीक है, राज्य विधानमंडल में राजनीतिक दल के ही सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी भी देखिए, राज्य सूचना आयोग के सदस्य संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे। ये कथन भी एकदम स्पष्ट है। राज्य सूचना आयोग के सदस्य विधि, समाज सेवा, प्रशासन आदि के क्षेत्रों के अनुभवी होंगे। ये भी सत्य है। तो ये ऑप्शन सी और ये दोनों कथन है सत्य, बी भी सत्य है। आंसर है डी। तो कुल मिलाकर ये जो लाइन है, राज्य सूचना आयोग के सदस्य संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे, इस लाइन को अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपसे बनेगा। तो 81, 82, 83 तीनों कमीशन से थे और ये तीनों टेस्ट सीरीज से भी थे। 84 पर चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आप सभी जानते हैं। आंसर है बी, मुख्यमंत्री। क्या ये प्रश्न टारगेटेड टेस्ट सीरीज में था? उत्तर है हाँ जी। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 1 और प्रश्न क्रमांक 10 चेक करिए आप लोग। टेस्ट नंबर 1 वही राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं, टेस्ट नंबर 01 और क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आंसर है सी, मुख्यमंत्री। और इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के तहत कितने सदस्य शासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो आंसर जो है आपका वो 5 है। और क्या ये क्वेश्चन हमें टेस्ट सीरीज से मिलता है? उत्तर है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में संस्थान का दावा है कि ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं था, कहीं से कहीं तक नहीं था। एकदम स्पष्ट, शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अगर मैं सारे प्रश्न बना रहा होता तो भगवान नहीं होता। प्रश्न नंबर 86, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन कथनों का विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना है, भी है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब बेसिकली ये मानवाधिकार आयोग के कार्यों की बात कर रहा है, तो अगर ये प्रश्न अगर आप ढूंढना चाहें तो सबसे पहले ले चलता हूं मैं आपको FLT क्रमांक 38 में, और उसका क्वेश्चन नंबर 53। FLT 38 का क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों में क्या शामिल नहीं? मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करना, ऑप्शन बी मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और उसे प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करना, और ऑप्शन डी आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जो विगत 10 वर्षों में गठित हुई है। ये है गलत, ये 10 नहीं 1 होना चाहिए। तो तीनों ये जो कार्य हैं ये राज्य मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार आयोग के जांच के दायरे में आता है, उसके कार्यों के दायरे में आता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य, इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों की समीक्षा करना इसका कार्य है, और इसी तरह से न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना भी ये कार्य करता है। कुल मिलाकर काफ़ी डिटेल्स हैं, और इससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों के बारे में आप जानकारी ले लेते हैं। इस प्रश्न से आप उपरोक्त प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सोर्स मैं आप लोग को ले चलता हूँ, FLT क्रमांक 24 और क्वेश्चन नंबर 68। FLT 24 में क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है? और फिर से अगर इस प्रश्न को लेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तीसरा सोर्स टॉपिक वाइज टेस्ट में ले चलता हूँ, यूनिट नंबर 10 टेस्ट नंबर 5 प्रश्न क्रमांक 40। तो टेस्ट नंबर 5 के प्रश्न क्रमांक 40 पर चलिए। फिर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों के बारे में प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करके आप उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यानी कि 81 है, 82 है, 83 है, 84 है, 85 नहीं है, 86 है, 87 पर आ गए हम लोग। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तें कहाँ पर निर्दिष्ट हैं? आंसर पता है आपको, द्वितीय अनुसूची, भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची। क्या ये प्रश्न मिलता है? उत्तर है हाँ जी। चलिए, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर में चलिए, टेस्ट नंबर 5 है, प्रश्न क्रमांक 19 से। तो प्रशासनिक अधिकरण, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन दोनों पर मैंने पेपर नंबर 5 बनाया, और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 19। इसको देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद ग्रहण करने से पूर्व किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? आंसर है राष्ट्रपति। इसी में ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखी हुई है डिटेलिंग में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्तों संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित है। ये जो डिटेल है, जैसे आप इसको करते हैं तो ये आंसर आप दे पाते हैं। ठीक भैया, तो 87 ओके। अब चलते हैं 88। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी जानते हैं कि ये नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आंसर है बी। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या मिलेगा टेस्ट सीरीज में? उत्तर है हाँ जी। FLT क्रमांक 9 पे चलिए और क्वेश्चन नंबर 98। FLT क्रमांक 9 क्वेश्चन नंबर 98 पे चलिए। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ये प्रश्न बनाया गया था। आंसर जो है वह है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और यहीं पर लिखा हुआ है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन में कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? आंसर आपको पता है, 1 फरवरी 1994। इस प्रश्न को लेकर हालांकि काफ़ी विवाद हुआ था। अभी यहाँ पर मैं अस्तित्व का मतलब ये जान रहा हूँ कि स्थापना कब हुई है। तो अगर ये बात आती है तो आंसर आपका 1 फरवरी 1994 होगा। क्या ये क्वेश्चन मिलता है टेस्ट सीरीज से? उत्तर है हाँ। FLT टेस्ट क्रमांक 33 क्वेश्चन नंबर 88, इस पर आ जाते हैं। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT क्रमांक 33 और क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? मैंने बताया आपको, अस्तित्व का मतलब यहाँ पर गठन से लिया है, तो इसका उत्तर है 1 फरवरी 1994। यही हो सकता है। हालांकि MPPSC ने इस प्रश्न को हटा दिया था अपनी सूची से। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994। तो ये प्रश्न भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, सेट डी के।
संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो प्रावधान है आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है, आर्टिकल 315 के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। क्या ये प्रश्न आप किसी टेस्ट सीरीज के प्रश्न से सॉल्व कर सकते हैं? उत्तर है हाँ जी। FLT क्रमांक 34 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022, FLT क्रमांक 34 और उसमें क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आंसर आपको पता है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ये प्रावधान है। सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये प्रश्न बनना ही चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है पॉलिटी का, या संविधान का बोल लीजिए या फिर आप कमीशन का बोल लीजिए, जैसा भी आप कहें। तो कुल मिलाकर 81 से 90 तक हमने 10 प्रश्न देखे अभी, और उसमें से एक प्रश्न आपको नहीं मिला। अच्छा, और भी जगह है भैया, FLT 24 में क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर भी मिल जाता है, ठीक है भैया। और तीसरा सोर्स भी है, FLT टेस्ट नंबर पहले ही है ये, और क्वेश्चन नंबर 71, FLT पहली और क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसको मैंने आपको बताया था कि 3 मार्कर क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में होती है। आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, ठीक। तो 81 से 90 तक जो प्रश्न लिए उसमें क्वेश्चन नंबर 85 नहीं बना, बाकी 9 क्वेश्चन बने। तो अब तक का जो स्कोर है, मैंने बताया था कि 80 प्रश्नों में 65 मिले हैं, 15 नहीं मिले। पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अब तक मैं 90 प्रश्न सॉल्व करवा चुका हूँ, है ना। इसके बाद 81 से लेकर 90 के बीच में क्वेश्चन नंबर 85 नहीं मिला है, बाकी 9 प्रश्न मिल गए, यानी कि कमीशन के 10 में से 9 प्रश्न मिले। टेस्ट सीरीज से नहीं आए हुए प्रश्न 15 + 1 16, और 90 में से 16 गए तो 74। 90 क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैंने, और प्रमाण सहित आपको ये बताया कि 74 क्वेश्चन आए हैं और 16 नहीं आए। अभी 10 प्रश्न और सॉल्व करने हैं हमें, एक बार देख लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि देखने में आसान रहे आपको। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णक सटीक बैठता है? ई गवर्नेंस मतलब क्या है? इसको लेकर भी काफ़ी सर फुटबॉल हुआ था, और फाइनली आंसर जो आया है वो है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा सटीक आंसर है इसका। और इसी प्रश्नों को अगर आप देखना चाहें तो टॉपिक वाइज टेस्ट में यूनिट नंबर 9, आप जानते ही हैं यूनिट नंबर 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, वहाँ पर टेस्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा नंबर पेपर ई गवर्नेंस के अंतर्गत शामिल है। इस प्रश्न को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा डी। सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी सीमाओं को नागरिक तक पहुंचाना, सही बात है। सरकार द्वारा अपने अंतर्गत सेवा देने वाले निकायों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य करना, बिल्कुल सही बात है। सरकार द्वारा नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना उपलब्ध कराना, ये भी आंसर है डी। तो ई गवर्नेंस की परिभाषा को लेकर बेसिक प्रश्न था जो कि आसान है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 के पश्चात अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? एआई की बात हो रही है। इसमें ऑप्शन थे एलेक्सा, कोर्टाना, सिरी तथा कोर्टेसा। इसी तरह का एक प्रश्न 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में भी आपने देखा था। प्रश्न का उत्तर है कोर्टेसा। क्या ये प्रश्न हमें टेस्ट सीरीज से मिलता है? उत्तर है हाँ जी। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 में टॉपिक वाइज टेस्ट में यूनिट नंबर 9 पे जाइए और टेस्ट नंबर 2 पे जाइए और क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। पूरा एड्रेस बता दिया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो हिस्सा है वो आपको यूनिट नंबर 9 में देखने को मिलता है, और इसके अंतर्गत अगर आप पेपर नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 70, सिरी किस कंपनी के द्वारा बनाया गया वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? एप्पल, गूगल, याहू और अमेजॉन। तो सिरी आपको पता है एप्पल का ही एआई है। साथ ही साथ अन्य उदाहरण में अमेजन का एलेक्सा, गूगल का असिस्टेंट और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये चारों ऑप्शंस ऊपर में मिल रहे हैं आपको। एलेक्सा मिल रहा है, कोर्टाना मिल रहा है, सिरी मिल रहा है, कोर्टेसा नहीं है। और पूछा यही गया था कि कौन एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? आंसर है कोर्टेसा। तो आप यूनिट नंबर 9 के इस टॉपिक वाइज पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 70 से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो 91 तथा 92 दोनों मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक किसे माना जाता है? आंसर आपको पता है, जॉन मैकार्थी। क्या ये प्रश्न टेस्ट सीरीज से था? बहुत बेसिक सा प्रश्न है ये, कंप्यूटर से रिलेटेड जरूर होगा।
सबसे पहले देखते हैं FLT टेस्ट नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 34। FLT में जाइए, FLT क्रमांक 29 पे जाइए और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT क्रमांक 29 और क्वेश्चन नंबर 34। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है जॉन मैकार्थी। एज इट इज प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये पहला सोर्स हो गया। इसके बाद में एक अन्य जगह भी ये प्रश्न मिलता है आपको, यूनिट नंबर 9, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है, उसमें टेस्ट नंबर 3 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। तो यूनिट 9 के टॉपिक वाइज टेस्ट में टेस्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 18, AI के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न इस तरह से बनाया था और आंसर है आपका जॉन मैकार्थी। तो ये 2 सोर्स हो गए जहाँ से ये प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं, यानी कि 91, 92, 93 मिल गए हैं। 94 पर चलते हैं। साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम और आंसर है डी। तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए डी। MPPSC ने भी यही माना है। ये प्रश्न आपको मिलेगा, उत्तर है हाँ जी। यूनिट नंबर 9 पे चलिए, टॉपिक वाइज टेस्ट में टेस्ट नंबर 3, ये वही पेपर है जिसकी चर्चा अभी मैंने ऊपर की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। तो पेपर नंबर 3 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी MPPSC 2022 टारगेटेड टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या ऑनलाइन चैटिंग। तो ऑनलाइन चैटिंग अपराध नहीं है। फिर उसके बाद में साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों की बात की गई थी। इसी की डिटेल में जैसे आप जाते हैं तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो भैया ये वो सोर्स है जिसके माध्यम से आप प्रश्न का आंसर कर सकते हैं 94। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। देश की सीमाओं से परे ई-कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो आप सभी जानते हैं कि इसमें विश्वव्यापी पहुंच ज़्यादा सटीक आंसर है। और इस प्रश्न के उत्तर को अगर आपको देखना हो या इस प्रश्न की सोर्स को देखना हो, मिलता जुलता प्रश्न, तो आप यूनिट नंबर 9 पे चलिए, टेस्ट नंबर 2 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95। तो टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट 9 के टेस्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 95। ई-कॉमर्स से होने वाले लाभ हैं। उपभोक्ताओं के पास विकल्प बढ़ते हैं, उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुएं सेवाएं प्राप्त होती है, विश्व व्यापार बाजार की पहुंच, विश्वव्यापी बाजार की पहुंच की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और फिर है डी उपरोक्त सभी। तो ये ABC तीनों अंतर आते हैं। इसमें अगर आप विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता की बात करें तो विश्वव्यापी पहुंच का आयाम मिल जाता है, विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता, ये जो बात है। बेसिकली ई-कॉमर्स के जो लाभ हैं उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो ई-कॉमर्स क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, ये बेसिक सा फंडामेंटल है क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक मिले हैं हमें। अब 96 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है? रोबोटिक्स टॉपिक जो है उसका बेसिक जो क्वेश्चन है वही है, थोड़ी सी भाषा परेशान कर सकती है बस। तो अगर आप देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। ये लाभ नहीं है बल्कि क्या हो सकता है, नुकसान। ठीक है, आंसर आपका यही है। तो क्या ये प्रश्न मिल जाएगा? उत्तर है हाँ जी। यूनिट नंबर 9 टेस्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पर अगर हम चलते हैं तो प्रश्न क्या है? रोबोट के संदर्भ में दिया गया कथन, रोबोट के संदर्भ में कौन सा दिया गया कथन असत्य है? रोबोट मानव से तीव्र गति से कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। रोबोट प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। रोबोट मानव से सटीक कार्य करता है, बिल्कुल सही है। रोबोट मानव से धीमा कार्य करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। रोबोट मानव से धीमा कार्य नहीं करता बल्कि उससे तेजी से करता है। तो इसके लाभों में उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर उत्पादन गुणवत्ता और प्रतिकूल स्थितियों में कार्य करने की क्षमता, ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप एलिमिनेशन मेथड से दे सकते हैं। ऑप्शन ए, सी और डी सही हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब है कि आप 96 क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 पे। सोशल मीडिया अनुकूलन है, ठीक है। ये प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 97 प्राप्त नहीं होता है, मुझे खेद है इस बारे में, नहीं पहुंच पाया। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद क्वेश्चन नंबर 98 बैक टू बैक टेस्ट सीरीज से नहीं है। उसके बाद 99, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है?
माफ़ी चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 99 भी टेस्ट सीरीज से नहीं है, तो 97, 98, 99 बैक टू बैक 3 क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद 100 क्वेश्चन सेट डी का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती। बहुत ऊपर का प्रश्न है ये मेरे लिए जी। ये भी प्राप्त नहीं होता, यानी कि 91 मिला, 92 मिला, 93 मिला, 94 मिला, 95 मिला, 96 मिला, 6 प्रश्न मिले। 97, 98, 99 और 100 4 प्रश्न बैक टू बैक नहीं मिले। यानी कि सेट डी में शुरुआत के 6 प्रश्न मिलने के बाद आखिरी के जो प्रश्न हैं, आखिरी के कितने 4 प्रश्न वो नहीं मिले। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि 100 क्वेश्चंस करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पिछली बार जब मैंने बात कही थी आपसे कि 90 प्रश्न में हमारा स्कोर क्या था, इसको एक बार देख लेता हूँ मैं, मुझे भी थोड़ा सा संज्ञान कम है, मैं देख लेता हूँ कि 90 नंबर पेपर में 90 क्वेश्चन तक हमने जो किया था उसमें हमारा स्कोर क्या रहा। ठीक है, 91 पे बात हो रही है, हाँ जी, ये देखिए 90 तक अभी तक हमने जो देखा है उसमें 16 प्रश्न नहीं मिले थे और 74 मिले थे। उसके बाद 91 से लेकर 100 के बीच में हमें 6 प्रश्न मिले हैं और उसके बाद में 4 प्रश्न नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं काउंट करूं तो 74 + 6 यानी कि 80 क्वेश्चन मिल गए और 16 + 4 उधर नहीं मिले, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 20। चलिए अपना टारगेट पूरा कि 80 क्वेश्चन आपको मैंने प्रमाण सहित बता दिए। 20 क्वेश्चन ये भी बताएं कि भैया ये कहीं से कहीं तक टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं। तो आखिरी निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं। अब जो अभी तक मैंने वीडियोस बनाए उसका जो अंतिम निष्कर्ष है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर देता हूं। वो यही, आनंद सुपर 100 टारगेटेड टेस्ट सीरीज जो कि 2022 के लिए लॉन्च की थी मैंने, सारे पेपर मैंने बनाए। इसकी अच्छी बातें मेरी है, इसकी गलत बातें मेरी है, इसकी बुरी बातें मेरी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। कुल प्रश्न 100 हमने सॉल्व किए, उसमें से एमपीपीएससी ने फिर फाइनली जो भी किया उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा बस ये कहना है कि टेस्ट सीरीज से आए हुए प्रश्न जो है वो है 80। 21 मई 2023 को जो आपने 2022 की एमपीपीएससी परीक्षा दी उसके 100 प्रश्नों में से 80 प्रश्न मैंने प्रमाण सहित आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। जल्द ही आने वाले समय में जो प्रश्न या जिन पेपर्स को मैंने सॉल्व करवाया था वीडियो सॉल्यूशन, उनके साक्ष्य भी आपके सामने धीरे धीरे आते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि ये अंतिम साल है जहाँ पर मैं प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये प्रमाण आवश्यकता है अब, क्योंकि ये लगातार तीसरा साल हो गया है जहाँ पर मैं 80 प्रश्न बता रहा हूँ। इसके बाद जिन बच्चों को आवश्यकता है कि वो इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ले वो ले सकते हैं, जिनको नहीं लेना है उनके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं। जिस तरह से 2022 के लिए टारगेटेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी, 2023 के लिए भी लॉन्च की जा चुकी है, फिर बता रहा हूँ मैं। और इस बार जो कंपोजिशन रहेगा वो रहेगा 100 FLTs, 100 पेपर्स FLTs के रहेंगे और 200 पेपर जो हैं वो रहेंगे टॉपिक वाइज के, यानी कि 300 पेपर आपके लोगों के लिए रहेंगे। इसके साथ इस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको एमपीपीएससी प्री का वीडियो कोर्स मुफ्त दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स की क्लासेस जो कि जनवरी 2023 से लेकर आपकी एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक चलेगी, ठीक है, तब तक चलेगी वहाँ पर करंट अफेयर्स, और आखिरी महीने में महत्वपूर्ण 5000 प्रश्न जिसको मैं मैराथन सेशन बोलता हूँ, ये सब कुछ इसमें शामिल हैं। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है मैंने और फिर से 80 प्रश्न की कोशिश रहेगी मेरी, जो हर बार रहती है कि 80 क्वेश्चन आपको मिल जाए। अगली बार प्रमाण बताऊंगा नहीं बताऊंगा ये मुझे नहीं पता, परंतु अब मेरी ऐसी इच्छा है कि अब मैं प्रमाण बताने का काम ख़त्म करता हूं, क्योंकि अब आवश्यकता नहीं है। ये बैक टू बैक 3 साल हो गए हैं बताते हुए, पर्याप्त है। इसके बाद जो बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं टेस्ट सीरीज लगाएं, कॉपी वगैरह मैं खुद चेक करता हूँ, कॉपी चेक करा सकते हैं आप खुद आके। इसके अलावा बस यही टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, 120 पेपर है इसमें। डिटेल सॉल्यूशन सबके मिलेंगे, ध्यान रखना, और मॉडल आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर्स ही मिलेंगे, प्रॉपर आंसर्स। इसमें से अधिकांश जो आंसर है वो लिखे हुए हैं मेरे हाथ के द्वारा। ठीक है, तो प्रसन्नता इस बात की है कि 80 के लगभग क्वेश्चन मिल गए हैं और आप भी प्रसन्न हो जाइए, मैं भी, और जो बच्चे मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। और किसी कारण से जो बच्चे प्री एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, मेरा भी ये कहना है कि आखिरी में आकर आप फिर कहते हैं कि सर हमने लिया था परंतु कर नहीं पाए, उन सारी चीज़ों से परे रहें।
आप 300 पेपर्स जो हैं वो अच्छे से लगाएं, कम से कम 80 प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। और यहीं पर मैं अपना ये जो कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ, मैंने कर दिया है समाप्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।